दूसरी लिस्ट में इन 3 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। मैं एक बार फिर से हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। तो देखिए, हमारे साथ सत्य प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ सचिन जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस से तो अमित तावरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, सबसे पहले चूंकि मैं आपका रुख करूंगी, कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है, दूसरी सूची जारी की। हालांकि अभी भी एक सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 229 सीटें जिन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। सबसे पहले तो चूंकि ये सीट आमला सीट है, आमला सीट पर कब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा और स्थिति कब तक साफ हो जाएगी? देखिए, लगातार जो सीट आप बता रही हो उस पर हमारा विचार मंथन चल रहा है। कुछ उसमें क्योंकि विशेष परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, तो उन सब पे आकलन करके जो भी बेहतर प्रत्याशी होगा, मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे में आपको हमको सबको उस सीट पर प्रत्याशी देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। सत्य प्रकाश जी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो सवाल मेरा था कि कितने मजबूत और प्रबल दावेदार यहां पर हैं ग्वालियर से। हम बात कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर और रविंद्र सिंह तोमर की। मैं चाहूंगी कि वो बात आप कंप्लीट करिएगा। और ऐसे में अगर दोनों ही ये प्रबल दावेदार हैं तो यहां पर वोटर किसको साधते हुए, यानी कि किसका रुख करते हुए ज्यादा दिखाई देंगे? 70,000 राजपूत वोटर यहां पर हैं। अगर कद के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस की तुलना में काफी ऊंचे पद वाले हैं, कद वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने वहां एक बड़ी स्ट्रेटजी चली है। वो स्ट्रेटजी है कि क्षत्रिय वोट को स्प्लिट करने की, कि अगर क्षत्रिय वोट स्प्लिट हो गया तो कहीं ना कहीं वो नुकसान नरेंद्र सिंह तोमर को हो सकता है। और दूसरी अदर जो कम्युनिटीज हैं वहां पर एससी वोट भी है, गुर्जर वोट भी है, ब्राह्मण भी काफी तादाद में है। ये सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ब्राह्मण की होने के कारण अगर कहीं नरेंद्र सिंह, क्योंकि नरेंद्र सिंह को राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, अगर वो कोई ऐसा कैंडिडेट लाते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट को स्प्लिट करे और दूसरे वोट को पोलराइज करे, और इसमें वो माहिर भी है। क्योंकि 2019 के इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि मुरैना सीट पर उन्होंने, ये माना जाता है कि उन्हीं की कहीं ना कहीं रणनीति के तहत भड़ाना जो कांग्रेस बसपा से प्रत्याशी बने थे, वो उनका उसमें बड़ा रोल माना जाता है। इसलिए वो जो टिकट बसपा का हुआ उन्होंने चेंज करवाया था, और चेंज करवाने के बाद वहां वो 1 से 1.25 लाख वोट ले गए, और वो वोट कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह की लीड का बड़ा कारण बना। ठीक वैसा ही कोई सोशल इंजीनियरिंग नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आपको इस विधानसभा सीट पर देखी जा सकती है। देखिए, कांग्रेस का प्रयास तो बेहतर है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का जो कद है, उस कद के सामने ये कितने मजबूत होंगे, ये कहीं ना कहीं जनता की दिलों और दिमाग पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इतने बड़े भाजपा के नेता को फंसाने का पूरा प्रयास किया है। बिल्कुल। सचिन जी, अब बीजेपी की लिस्ट चूंकि 5वीं आने वाली है, 5वीं लिस्ट कब तक जारी हो सकती है और किस रणनीति के तहत बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी? कब तक लिस्ट ये आ सकती है, कितना और इंतजार करना होगा? देखिए, 1-2 दिन में सारी लिस्टें आ जाएगी, ऐसी संभावना है। अब मैं शर्मा जी के थोड़ा सा जो परिवारवाद के बारे में इन्होंने, शर्मा साहब ने एक ध्रुव नारायण सिंह जी का एक उदाहरण दिया, तो उसका मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि परिवारवाद हम किसे मानते हैं? हम परिवारवाद उसे मानते हैं जब कांग्रेस की जब सरकार बनती है और जूनियर मोस्ट जो एक मंत्री होते हैं जयवर्धन सिंह, उनके कारण जब बाकी सारे मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना पड़ता है, हम उसको परिवारवाद मानते हैं। हम परिवारवाद तब मानते हैं जब नकुल नाथ जो है पार्टी के अनुशासन को अपने घर के दरवाजे की दहलीज पे रखकर और एमएलएस के नाम जो है, कैंडिडेट्स के नाम जो है असेंबली इलेक्शन के लिए, वो जब डिक्लेयर करते हैं, हम उसको परिवारवाद मानते हैं। हम राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में जाकर और
जो है बिल की कॉपी को फाड़ देते हैं, हम उसको परिवारवाद मानते हैं। तो हम परिवारवाद की डेफिनेशन देने को तैयार हैं। अगर हमसे डिस्कशन करेंगे तो हम उसको और भी बताएंगे कि जो कांग्रेस में परिवारवाद किस तरह से चलता है। यहाँ दो परिवार जो हैं आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। एक परिवार दिग्विजय सिंह का है, एक परिवार कमलनाथ का है, और ये जो सत्ता ग्रहण करना चाहते हैं वो तीसरे परिवार के लिए, जो एक गांधी परिवार है। तो हम परिवारवाद को डिफाइन करेंगे, हम परिवारवाद को बताएंगे कि परिवारवाद क्या होता है। सत्यप्रकाश जी, परिवारवाद की अलग डेफिनेशन सचिन जी ने दी है, क्योंकि जब लिस्ट जारी हुई थी तब, जी हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि जब लिस्ट जारी हुई थी, पहली लिस्ट जब बीजेपी की जारी हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि जहां एक तरफ बीजेपी या फिर कोई भी बड़ा नेता अगर मध्य प्रदेश में पहुंचता है और परिवारवाद का जिक्र करता है कि ये परिवारवाद है, कांग्रेस में बहुत पहले से परिवारवाद चला आ रहा है, लेकिन पहली लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, ये निशाना साधा था कि बीजेपी ने कहीं न कहीं परिवारवाद को ध्यान में रखकर ही लिस्ट जारी की है। लेकिन सचिन जी ने परिवारवाद की एक अलग डेफिनेशन दे दी है, परिवारवाद को एक अलग तरीके से डिफाइन किया है। देखिए, सचिन जी का अपनी पार्टी का पक्ष रखना उनका धर्म है। देखिए, डेफिनेशन किसी भी चीज की अलग अलग तरीके से लोग कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य डेफिनेशन होती है जिसमें परिवार, एक परिवार के लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा होगा तो उसको परिवारवाद का नाम ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये तो सामने दिखता है। कांग्रेस तो देखो, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस परिवारवाद से गिरी है, तभी तो नरेंद्र मोदी उस पर अटैक करते हैं। मैं तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आप जब जिस चीज पर अटैक करते हैं उस चीज को फॉलो क्यों करते हैं? तो कहीं ना कहीं जो नियम है उसको मध्य प्रदेश में साइडलाइन किया गया ना, विजिबिलिटी को महत्व दिया गया है। कारण ये है, आप उसको गहराई में आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपकी अपनी डेफिनेशन है, आपकी थिंकिंग है, आपके थॉट्स हैं। लेकिन जो शर्मा जी, आप तो ये बताइए, नकुलनाथ अगर 3 सीटों को के प्रत्याशी घोषित करते हैं तो वो आपके हिसाब से परिवारवाद है या नहीं है? भैया मैं कह तो रहा हूँ कि कांग्रेस तो परिवारवाद से घिरी है, मैं बोल तो रहा हूँ, वही तो आप अटैक करते हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के पहले अगर 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए जाते हैं नकुलनाथ के द्वारा, तो वह परिवारवाद का ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। वो घिरी हुई है, तो वो तो मैं कह रहा हूँ वो तो घिरी हुई है, तभी तो मोदी जी आक्रमण करते हैं। राहुल गांधी आके पार्लियामेंट में आके बिल की कॉपी फाड़ देते हैं बिना कोई वैधानिक अधिकारिता रखते हुए। ये परिवारवाद नहीं है? अरे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कह रहा हूँ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि परिवारवाद से घिरी हुई पार्टी है, लेकिन आप क्यों गिर रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप उस पर हम कहीं नहीं गिर रहे हैं। हम शर्मा जी परिवारवाद से बहुत ऊपर उठ के ये जो विधानसभा के हमने जो टिकट दिए हैं प्रत्याशियों को, वो हमारा ज्वलंत उदाहरण है कि हमने परिवारवाद से उठ के टिकट बांटे हैं। भाजपा ने परिवारवाद से पूरा उठ के टिकट मांगे हैं, बांटे हैं। इसको आप अप्रिशिएट कीजिए, इसकी प्रशंसा कीजिए। मैंने आपको चाचा भतीजे का उदाहरण दिया है, जैसे जयवर्धन और कमलनाथ लक्ष्मण सिंह है, वैसे ये चाचा भतीजे हैं। देखिए, वो तो दोनों चाचा भतीजे आप देखिए, आप चाचा भतीजे को इस तरीके से नहीं बांट सकते हैं शर्मा जी। अगर आप ये देखेंगे कि जितने हमने बड़े प्रत्याशी उतारे हैं उनमें कहीं पर कोई परिवारवाद नहीं हुआ। शर्मा जी अच्छा कर रहे हैं, आप जो अच्छा कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो मैंने आपको बोला ना, मैं तो ठीक है। सबके अलग अलग थॉट्स हैं, अपने अपने विचार हैं, और अपने अपने तरीके से किसी भी वर्ड को, जैसा कि परिवारवाद है, उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। अमित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 6 विधायकों के जो टिकट इस बार काटे गए और साथ ही 3 सीटों पर जो प्रत्याशी बदले गए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर था कि जो विवाद उठ रहा है, हालांकि रतलाम की तस्वीरें भी अभी न्यूज स्टेट ने दिखाई हैं कि रतलाम में किस तरीके से जो विरोध है, जो बगावत है, उसके सुर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि आने वाले समय में ये बगावत ना हो जाए और इसी वजह से कांग्रेस कुकर कदम रख रही है। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो मेरे दोनों भाइयों की जो चर्चा चल रही थी उसमें बड़े ही आरोप लग रहे थे कांग्रेस के ऊपर, तो मैं उसका जवाब दे दूं। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये अवसरवादी लोगों का एक समूह है, ये अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, लेकिन बड़ा जनता जो है इसको देखकर बड़ा हंसती है और बड़ा आनंद लेती है। कुछ सालों पहले तक 2018 के चुनाव में जो कार्यकर्ता या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
यहाँ चैनल पर बैठकर ये नारा लगाते थे, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज वो महाराज के कार्यक्रमों में दरी उठा रहे हैं। आज मेरे भाई बात कर रहे थे कि कांग्रेस में ये विधायक बन गए, वो मंत्री बन गए, वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं तो अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि आप तो इतने काबिल हो, मेरी नजरों में बहुत अच्छा प्रवक्ता मैं आपको मानता हूं, आखिर आपकी क्या गलती है? आप क्यों विधायक और मंत्री नहीं बन पाए? दूसरी पार्टी से आए हुए लोग 48 घंटे के अंदर आपके यहाँ मंत्री बन गए, जो आपकी ना विचारधारा के थे, ना उन्होंने कभी संघ में काम किया, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, तुरंत आए 48 घंटे में आपके संगठन ने उनको मंत्री बना दिया। इसको कहते हैं अवसरवादिता। आपका क्या कसूर है? आप जैसे अनेकों लोग जो भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करके जिन्होंने सींचा, आज वो हाशिए पर है। आज पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में क्या क्या आवाजें आ रही है, क्या आप और हम जानते नहीं है? आपने वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी को कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते, आप किन किन को कहोगे? ये बात तो पूरे मध्य प्रदेश में जग जाएगी और आपका आला कमान भी चिंतित है इस बात को लेकर। अब तो अमित शाह जी ने भी हार मान ली है, वो तो मध्य प्रदेश आ ही नहीं रहे। उनको जब से ये स्थिति का आभास हो गया है कि मध्य प्रदेश में हम ऐतिहासिक हार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब तो कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने भी अच्छा छोड़ दिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। आप शायद सुन नहीं पा रहे हो, आपका माइक वो है। अमित शाह जी की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके तथाकथित चाणक्य है, जो ईडी सीबीआई के दम पर अपने आप को चाणक्य मानते हैं। अब दूसरी बात का जवाब मैं आपको ये दे दूं कि किसी भी पार्टी का ये उसका हक है किसको टिकट देना है, और रणनीति के तहत यदि कुछ स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं तो उसमें टिकटों को बदला जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। और आप समझिए कि ये मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक चुनाव है। पूरे 5 राज्यों में जो चुनाव होना है उसमें सबसे ऐतिहासिक जो है वो मध्य प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि यहाँ पे एक चलती हुई सरकार को किस तरीके से धन बल के आधार पर सौदेबाजी करके गिराया गया। जो मध्य प्रदेश के विधायक यहाँ जनता के बीच चुनाव जीतकर गए थे, उनको कई सौ किलोमीटर दूर ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फार्म हाउस में रखा गया। वो बेचारे अपने क्षेत्र में ये इस्तीफे का ऐलान नहीं कर पाए, अपने प्रदेश में इस्तीफे का ऐलान नहीं कर पाए, और एक अच्छी चलती हुई सरकार को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने गिराया। ये जनता में रोष है, क्योंकि 26 लाख किसानों का कर्जा हमारी सरकार ने माफ किया। हमारी सरकार में जो है वो बिजली के बिल कम आने लगे थे, 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण हमने किया, और अचानक इस तरीके से किसी भी सरकार को गिराना ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं था। ये जनता आज भी इस चीज को मानती है, और हम ये मानते हैं कि हमारे पास दिग्विजय सिंह जी जैसे और कमलनाथ जी जैसे अनुभवी और सशक्त योद्धा हैं, जिनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर तैयार बैठी है। आने वाले कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक जनहितैषी सरकार बनेगी, जहां पे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाएं जो है वो सम्मान से जी सकेंगी, किसान जो है वो बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। तो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश में होंगी। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश जो है वो आपको आने वाले समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में देखने को मिलेगा। ठीक है, अपने अपने वादे जो हैं वो दोनों ही पार्टियां हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां वादे करती हुई दिखाई देती है। लेकिन सचिन जी, आपसे समझना चाहूंगी कि अब बीजेपी किस रणनीति के तहत मैदान में उतरने वाली है, जनता के बीच में किस रणनीति के तहत किन मुद्दों को लेकर जाने वाली है, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे जो कि जनता के हित के लिए रहेंगे और जनता के बीच में जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जाएंगे? देखिए, दलित, शोषित, वंचित और महिला वर्ग के लिए जो बीजेपी ने कार्य किया है, हम अपने विकास कार्य के लिए को लेकर ही जनता के सामने जाएंगे। और ये जो चुनाव है, ये विकास बनाम विश्वासघात का चुनाव है। ये चुनाव आशीर्वाद बनाम आक्रोश का चुनाव है, और ये चुनाव जो है विरासत बनाम सियासत का चुनाव है। तो जो भाजपा है वो विकास, आशीर्वाद और विरासत की जो है उसको अपना मुद्दा बनाकर चुनाव में जा रही है, और वहीं पर कांग्रेस जो है विश्वासघात के साथ में, आक्रोश के साथ में और सियासत के साथ में चुनाव में जा रही है। तो ये जो फर्क है ये बना रहेगा, और भाजपा जो है अपने विकास कार्यों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएगी। दूसरी बात यह है कि
मैं अपने मित्र का जवाब दे दूं। कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं उन्होंने जो है मैं बताना चाहता हूं कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर अगर ये आरोप लगाएंगे कि वो पैसे के लालच में अगर उन्होंने दल बदल लिया तो ये जो है एक हास्यप्रद स्थिति होगी। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को बोला था कि अगर वो जनता के साथ में किए हुए अगर जो वादे हैं, जो वचन दिए हैं, उनका पालन करें, उनको लागू करें, नहीं तो वो सड़क पे उतरेंगे। कमलनाथ जी ने, आप सभी ने, मीडिया के लोगों ने दिखाया था कि कमलनाथ जी ने उन्हें बोला कि उतर जाए सड़क पर। वो सड़क पे उतरे और उन्होंने सरकार को सड़क पे ले आए वो। तो ये जो है कांग्रेस जो है अपने कुनबे को नहीं चला पाई, अपने जो किए हुए वचनों को नहीं निभा पाई, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो है एक दूसरे दल का साथ लिया, भाजपा उन्होंने ज्वाइन की और उनको जहां लगा कि विकास की बातें होंगी, जहां आम जनता के हितों की बातें होगी, उन्होंने उसका अपना निर्णय लिया। चुनाव लड़के उनके जितने साथी थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, 42 एमएलए जो थे उस समय रिजाइन किया था, टोटल 42 एमएलए। ये इतिहास है कि उस समय तक इतने एमएलए जो थे किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में नहीं गए थे उस समय तक। तो 42 एमएलए ने त्यागपत्र दिया था और फिर से चुनाव लड़के वो जो है जीत कर वापस से आए और उन्होंने सत्ता ग्रहण की। तो इस तरह से जो कांग्रेस एक अपना एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है कि ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि साहब जो भाजपा ने इस तरह से इंस्टिगेट किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे पैसे के लालच में जो है उन्होंने दल बदल लिया। तो इस तरह से जो है ये सब हास्यप्रद स्थिति है। कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं चला पाई। कमलनाथ जी का बयान अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने बोला कि मुझे 2 महीने पहले से मालूम था कि मेरे विधायक जो है भाजपा में जाने वाले हैं, मगर मैंने उन्हें जाने दिया। तो कमलनाथ जी का जो बयान है उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने कुनबे को ही नहीं बचा पाई और दिग्विजय सिंह जी को भेज दिया उन विधायकों को मनाने के लिए जो दिग्विजय सिंह जी चाहते ही नहीं थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस कांग्रेस में वापस आए। तो धोखा और जो सरकार बनाने का जो विश्वास जनता ने इनके ऊपर जमाया था, एक दिखाया था,